Hi guys, hello everyone. This is Saurav here and welcome to today's session on the Vedantu VOS channel. आज के सेशन में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे जिसका नाम है माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन. This session will be very helpful for students who are preparing for InChO, JEE as well as NEET. In the last session we had discussed migrations to electron deficient oxygen. और हमेशा हमें जानना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर माइग्रेशन होता है तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स माइग्रेट करते हैं. Means whatever can donate electrons will migrate to electron deficient species. Now the thing is, this session will be done or this topic will be done in two parts. क्योंकि माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन एक थोड़ा लंबा टॉपिक है एंड इसको दो पार्ट में हम समझेंगे. आज के सेशन में हम कुछ रिएक्शंस लेंगे एंड there are some takeaways from today's session which we will utilize for the second part. Please remember that you are doing everything that we are doing on the channel so that आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में काफी अच्छी हो जाए. आगे चल के जब आप जेई एडवांस्ड या फिर एनसीयू के पेपर्स दोगे then this will become very very helpful. So चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं with our first rearrangement reaction, which is known as the Beckmann's rearrangement. Beckmann's rearrangement ऑक्सीम्स में ऑब्जर्व किया जाता है. Okay? इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्सीन. ये ऑक्सीन को बनाया कैसे जाता है? This oxime is created by reacting a ketone with hydroxyl amine. अगर आपने इस ऑक्सीन को बनाना है तो आप एक ऐसा कीटोन ले सकते हो PHC+O Me और इसको आप NH2OH के साथ रिएक्शन करा दीजिए. Once you reacted with NH2OH, you require an acidic medium, and when you react this with NH2OH, it becomes an oxime. ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाता है and you get NOH, double bond NOH. Now, if you have read about oximes in geometrical isomerism, जो कि हमने डिस्कस पहले किया है, ये दो तरह का isomerism शो कर सकता है. Oximes can be syn, oximes can be anti, और ये GI होते हैं, geometrical isomers होते हैं. इन geometrical isomer को अगर मुझे लिखना है, then if I have to, what I mean to say is, if I have to write the outcome of this reaction, then हमारे पास जो GI बन के आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे. PHCHMe डबल बॉन्ड NOH और दूसरा आएगा PHCMe डबल बॉन्ड NOH. ओके, सो हमारे पास इस तरह का दो ऑक्सीम आ जाएंगे. नाउ इफ दिस ऑक्सीम इज मेड टू रिएक्ट विद सर्टेन रिएजेंट्स लाइक H2SO4, PCl5, PHSO2Cl, SOCl2, BF3, P2O5, Al2O3, SO3, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये सारे एसिड्स हैं. ओके, कोई ल्यूइस एसिड है या फिर कोई ब्रॉन्स्टेड एसिड है. दैट मींस if these are being made to react with an acid, then हमारे पास Beckmann's rearrangement ऑब्जर्व किया जाता है. Okay, Beckmann's rearrangement will be observed. Now you have to understand कि ये rearrangement होता किस तरह से है और इस rearrangement की features क्या है. So if you look at this reaction, then यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस ऑक्सीन को आपने एक एमाइड में कन्वर्ट किया है. ओके, ऑक्सीन इज कन्वर्टेड टू एमाइड. सो बेकमैन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ एन ऑक्सीन टू एमाइड. अगर इसका हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होता है. सो PHCMe डबल बॉन्ड NOH ये सबसे पहले एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा. मैंने यहां पे फॉर कन्वीनियंस एक ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब H+ ले लिया है, बट दैट is immaterial, as in like you can take any acid for that matter.
सो PHCME डबल बॉन्ड NOH2 हो जाएगा। एंड ये आपको याद रखना है कि जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है OH2 बन के, मोस्ट लाइकली आउटकम क्या होगा कि ये निकल जाएगा रिएक्शन से। रिएक्शन से मतलब मॉलिक्यूल से इट विल मूव अवे। अब व्हेन दिस ट्राइज टू मूव अवे, अगर आपने ऑब्जर्व किया कि ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 2 ही बॉन्ड बचे रहेंगे, एंड दैट वुड क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन। सिंस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज लगा इसमें लगता नहीं है, इट हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज क्रिएटेड नाइट्रोजन। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज इस ग्रुप के जो ऑपोजिट है, ट्रांस है, सो pH is trans with respect to OH, respect to OH or OH2. This will migrate, ये यहां पे आएगा और ये निकल जाएगा, and we will get something like this, MEC plus double bond N pH, and that will further react with H2O और एक H प्लस बाहर निकल जाएगा, एंड वी विल गेट MECOH डबल बॉन्ड NPH. दिस विल अंडरगो टॉटमराइजेशन टू फॉर्म MEC डबल बॉन्ड O NHPH. देखिए एग्जैक्टली वही कंपाउंड हमारे पास आ गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म। ये आपको समझना होगा कि ये मैकेनिज्म ही फॉलो किया जाएगा। Whether you take this or whether you take this, you take this, some steps might be different because these species are not directly giving out H plus ion, but overall outcome इसी तरह का होना चाहिए। Okay, let's move ahead. So Brakman rearrangement की कुछ important properties मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि the migrating group must be trans, or you can say anti with respect to OH. ऑक्सीन में जो OH के ट्रांस या एंटी जो ग्रुप प्रेजेंट है वो माइग्रेट करता है। मतलब अगर आपने ये देखो, इसका प्रोडक्ट लिखना काफी इजी है। आपको ये मालूम है कि एमाइड बनता है, तो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O NH2 या फिर NHR या फिर NR2. Now the thing is, if this is being made to react, then होगा क्या कि whatever is anti ये मूव करेगा नाइट्रोजन पे, एंड सो आपने करना क्या है कि नाइट्रोजन के साथ जो लगेगा उसको लगा देना है, एंड कार्बन को C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा देना है। ओके, सिमिलरली अगर रिएक्टेंट कुछ इस तरह का दिया रहता, Me डबल बॉन्ड N OH H प्लस, तो ये बाहर निकलता और ये माइग्रेट करता नाइट्रोजन पे। सो वी वुड हैव गॉटन PH C डबल बॉन्ड O NH Me। अब देख सकते हैं दोनों में प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। दिस प्रोडक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। तो इसमें ऐसा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जैसा कुछ नहीं होता है। व्हाट एक्चुअली इज प्रेजेंट इज अ टेंडेंसी फॉर द ग्रुप व्हिच इज ट्रांस टू माइग्रेट टू नाइट्रोजन। इसका रीजन ये है कि अगर इसे बाहर मूव करना है तो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मुझे डालने पड़ेंगे। इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कुछ यहीं पे रहता है, एंड इसकी अलाइनमेंट इसके साथ पीएच के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग का जो अलाइनमेंट है, दैट इज वेरी प्रॉपर फॉर अ माइग्रेशन टू टेक प्लेस। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप इस रिएक्शन को करने के लिए कोई भी एक सब्सटेंस यूज कर रहे हो, ओके, तो whether you are using a Lewis acid or a Bronsted acid, please remember that it is always the OH which will be
यूजुअली रिमूव। ये एक्चुअली कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं इसी रिएक्शन को रिलेटेड। कभी भी अगर आप OH को रिमूव कर रहे हो ल्यूइस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड लेके, then OH ही आपका रिमूव होगा, आप कोई और ग्रुप को रिमूव मत करना। ओके, प्लीज ट्राई नॉट टू रिमूव एनीथिंग एल्स। क्लियर? नेक्स्ट, द रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर। इसका मतलब यह है कि यहां पे क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। Crossover products are not formed. For example, it is something like this. मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह का एक ऑक्सीम है, and I have another oxime like this. एंड इन दोनों के मिक्सचर को मैंने किसी एसिड के साथ ट्रीट किया है। नाउ द थिंग इज, I know for a fact that for this when this OH will move out, this Me will migrate. When this OH will move out, this Et will migrate. So हम दो प्रोडक्ट्स इस तरह से लिख ही सकते हैं कि एक प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा, पहले से जो बनेगा, फर्स्ट वन विल गिव this product PH C double bond O NH Me, and the second one will give Me C double bond O NH Et. Okay, but you will not get, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां से Et माइग्रेट करके यहां पे नाइट्रोजन के पास आ जाए और मिथाइल यहां से माइग्रेट करके इस नाइट्रोजन के पास आ जाए। मींस दिस पाथवे विल नेवर बी ऑब्जर्व्ड और दिस पाथवे विल नेवर बी ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब आप ये कभी नहीं देखोगे बनते हुए NHET, ये कभी नहीं देखोगे। सो दिस इज नेवर फॉर्म्ड। एंड सिमिलरली you will never see the formation of this compound MEC double bond O NHMe, ये भी आपको नहीं दिखेगा। सो मतलब इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास मूव करके जा नहीं सकते हैं। विद इन द मॉलिक्यूल ग्रुप्स आर मूविंग, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कभी नहीं मूव करेंगे। थर्ड पॉइंट इज दैट अगर ये एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, PH डबल बॉन्ड NOH, कुछ इस तरह का है। अब ये जो पॉइंट है, दिस इज अ कायरल सेंटर। This is a chiral center. Let's say इस chiral center का absolute configuration S है। तो जब इसके ऊपर Beckmann rearrangement किया जाएगा, then we will be getting R2H, and this carbon will still be S. Means migrating group doesn't lose chiral nature or
configuration if it was chiral. ठीक है, chiral नेचर भी चेंज नहीं करेगी, configuration भी चेंज नहीं करेगा अगर वो पहले से chiral है तो. Okay, so these 3 points are very important. चलो हम अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके. अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो PCl5 ईथर, तो हमें रिएजेंट तो दिख गया कि ये दिस विल cause Bakeman rearrangement. PHSO2Cl will cause Bakeman. This will also cause Bakeman rearrangement. हमें पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना, हमें बस समझना है कि इसको कितने आराम से लिख सकते हैं. So what is the method of writing this? You remove this OH, migrate the whole group which is anti with respect to it to nitrogen, and carbon को double bond O में convert कर दीजिए. So you will get ET C double bond O NH OMe. This is what you will get. Similarly, यहां पे migrate किसको करना चाहिए? This methyl has to migrate and this will go out. So you will get ET C double bond O NH ME. Sorry, it will be ME. Okay. In this case, this OH will go out and pH will migrate because that is anti with respect to it. So our product will be Me C double bond O NH pH. Okay, so it's pretty easy. Once you understand the underlying principle, it will become very easy to write the outcome. Okay, sure. Let's look at the next reaction, which is known as the Neber rearrangement. The Neber rearrangement is a reaction of a ketoxene tosylate with sodium ethoxide and it gives a alpha amino ketone. Okay, ये कीटोक्सीन का टोसाइलेट है. इसका मतलब ये देखो कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा. मान लेते हैं कि ये एक सब्सटेंस है. कीटोक्सीन बनाए कैसे जाते हैं? पहले आप कीटोन ले लीजिए. कीटोन को आपने ट्रीट किया NH2OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+. इससे you will get 2 oximes. These 2 oximes that you will get will be geometrical isomers. NH2OH H+ की प्रेजेंस में आपको ये बना के देगा NOH PH, एंड आपको और एक कंपाउंड मिलेगा which will be PH PH. Now, अगर हमें किसी एक को भी, if I want to convert one of them into tosylate, तो मुझे करना क्या है? बस इसको THCl के साथ रिएक्शन करा देना. Okay, so I will be getting PH double bond N OTS एंड यहां पे pH प्रेजेंट रहेगा. नाउ इसके आगे का रिएक्शन किस तरह से होता है? जब हम सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं, सोडियम इथॉक्साइड फंक्शंस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. सो व्हेन सोडियम इथॉक्साइड इज टेकन, OET minus is taken, then OET minus will remove a proton from here. It will form something like this. Okay, it will form something like this. एक बार ये बन जाए, okay, उसके बाद क्या होता है कि एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट क्रिएट होता है इस तरह से. देखिए यहां से नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे माइग्रेट करता है और OTS निकलता है एंड यू गेट समथिंग नोन एज और समथिंग लाइक दिस. Okay, this is known as a azirine. This azirine
is a highly strained system, 3 membered रिंग, उसमें नाइट्रोजन लगा, हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम. सो इस पे अब फिर से एक H2O मॉलिक्यूल अटैक करती है. ओके, और अटैक कहां पे होता है? अटैक टेक्स प्लेस ओवर हियर. And we get something like this. ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसी कंपाउंड से आप एक H प्लस निकालते हैं. शो यू हाउ इट इज डन. OH, सो आपने ETO माइनस लिया, H यहां से निकाला, दिस विल कम ओवर हियर एंड दिस विल कम ओवर हियर. सो 1 2 3 and it will eventually create this PH. NH minus होगा, वो एक प्रोटॉन ले लेगा and it will become NH2 double bond O PH. This is an alpha amino ketone. So Neber rearrangement is a method of converting a tosylate of an oxime to alpha amino ketone with the presence of or using a base such as sodium ethoxide and ethanol or pyridine. Okay. The next reaction that we will discuss is a very important reaction as far as J is concerned or INCHO is concerned. This is known as the Hoffman rearrangement. ये reaction amines को बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है. एंड दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ अ प्राइमरी एमाइड टू a primary amine in presence of bromine and NaOH. अब ब्रोमीन NaOH के सॉल्यूशन की जगह अब सोडियम हाइपोब्रोमाइड भी ले सकते हैं एंड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड ले सकते हो, फिर भी यही रिएक्शन होगा. ओके, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि रिएक्शन होता कैसे है. सो इस रिएक्शन को हम दो पार्ट, इसका मैकेनिज्म को दो पार्ट में पढ़ते हैं. पार्ट 1, इस पार्ट में होता क्या है, एक प्राइमरी एमाइड एक आइसोसायानेट में कन्वर्ट करता है. ओके, इसमें काफी यूनिक सा स्टेप आता है एंड लेट्स लुक एट दैट. RC डबल बॉन्ड ONH2, ये सबसे पहले OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा एंड विल क्रिएट RC डबल बॉन्ड ONH माइनस which will react with Br2, और यहां से मुझे RC डबल बॉन्ड ONHBr मिलता है. इसके आगे का जो ये स्टेप है ये काफी डिफरेंट स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप हमें और अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला है. ओके, व्हाट हैपेंस इज दैट दिस हाइड्रोजन व्हिच इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन इज बीइंग एब्स्ट्रैक्टेड बाय OH. ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में आते हैं, जिसके कारण ये एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे माइग्रेट करता है एंड Br गोज आउट. मैं एक बार फिर से बताता हूं. OH minus takes away this proton which causes the electrons between nitrogen and hydrogen to move between nitrogen and carbon, and then the electrons from the carbon and alkyl group break and that alkyl group migrates to nitrogen and Br is displaced. ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर मैंने इन स्टेप्स को इसी ऑर्डर में लिखा तो Br बाहर निकल जाएगा, H बाहर निकल जाएगा, R जाके नाइट्रोजन के साथ लगेगा एंड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. दिस इज नोन एज द आइसोसायनेट.
इसमें कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जैसा कोई चीज होता नहीं है, क्योंकि देयर इज नो कंपटीशन इन माइग्रेशन। यहां जो ग्रुप लगी हुई है वो माइग्रेट करेगी। पार्ट 2 क्या है? इज द कन्वर्जन ऑफ isocyanate to 1 degree amine. How is this reaction? How does this reaction take place? So R N double bond C double bond O reacts with OH minus. OH minus कहीं यहां अटैक करता है. This opens up. OH double bond O, and it becomes R N H C OH डबल बॉन्ड O। फिर एक स्टेप होता है जिसमें कि प्रोटॉन निकाला जाता है, and you get RNH minus plus CO2, and ये भाई साहब कन्वर्ट कर जाते हैं एक प्रोटॉन लेके RNH2 में। अगर आप इस पूरे रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो हमें कहीं यहां पे OH माइनस की जरूरत पड़ रही है, हमें यहां पे OH माइनस की जरूरत पड़ रही है। We need OH minus over here and we need OH minus over here. So there was a question asked in JEE 2015 that what is the ratio of bromine and OH which is utilized. So I can say the number of moles of Br2 is to number of moles of OH minus is 1 is to 4. हमें एक मोल Br2 की जरूरत पड़ती है, but we require 4 moles of OH minus. I'm not saying NaOH because NaOH तो 4 moles ही हो जाएगा, but calcium hydroxide will become 2 moles. Okay. Now, what are the features of this reaction? Okay. What are the features of this reaction? पहला फीचर तो ये है कि no cross over products are formed, which means if you take pH C double bond O NH2, mix it with CH3 C double bond O NH2, then आपको, और लेट्स से एक नाइट्रोजन इसको हम लेबल कर देते हैं N15 कह दिया जाए। Let's label this to N15. So the product that you would obtain will be this pH NH2 plus CH3 NH2 15. Please remember कि ये जो प्रोडक्ट है pH NH2 15 would be formed if pH from here migrates all the way over here, जो कि ये होता नहीं है, plus CH3 NH2. Both of these products are not observed. Therefore, no crossover products are created. Okay. Next point is that the chirality of migrating group is preserved. Okay. इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने पिछले ब्रेक में पढ़ाया था आपको, एग्जैक्टली वही चीज है। अगर एक कायरल सेंटर है R1
R2, and this is connected to C double bond O and H2. Let's say this is absolute configuration is S. Once the reaction takes place, R2, R1, NH2, this will still be S. Okay, this will still be S. The chirality of the migrating group does not change. इसको बिल्कुल याद रख लीजिए. Okay. Perfect. अगर third point ये कि if there is a group which is migrating and that is an aryl group, मान लेते हैं कि एक aryl group migrate कर रहा है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं and there is an aryl group which is migrating which contains electron withdrawing group. Then please remember the rate of reaction will be more for aryl connected to electron donating group more than aryl connected to electron withdrawing group. Okay, तो amine वहां पे ज्यादा जल्दी बनेगा where the group which is migrating is more and more electron rich. अब इस पूरे रिएक्शन में अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, तो हमेशा याद रखिए कि ये जो स्टेप है, दिस स्टेप is the rate determining step. Okay, so I hope you have understood these three things pretty easily, and next class में हम इसी हॉफमैन रीअरेंजमेंट को फाउंडेशन बना के 3 नए रिएक्शन पढ़ेंगे which will be Curtius, Lawson and Schmidt, and then we will take certain problems. So that's all for today, guys. This is Saurav Goswami signing off and wish you all the very best. Please do join us the next week as well for the part 2 of this. Thank you. Thanks a lot.